So, hello everybody, welcome to Stage Classes. First of all, I hope you are doing well. So, this is lecture number 2 of the Cement podcast. First of all, I hope आपने सेशन 1 देखा होगा सीमेंट पॉडकास्ट का. ऊपर आई बटन में भी मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूँ और पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है. आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं वहां से और अगर कोई डाउट है तो पर्सनली मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. बाय द वे, वो वर्कशीट के बारे में पता होगा क्योंकि वर्कशीट इंडिया में फर्स्ट टाइम बनी है और उनमें ए टू जेड हर तरह का क्वेश्चन है और बहुत एफोर्डेबल कॉस्ट में सॉल्यूशन के साथ टॉपिक वाइज फॉर्मेट में आपको 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं फुल सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के. तो आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक है. तो चलिए सीमेंट के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं. लास्ट पॉडकास्ट में वी हैव बीन गॉन थ्रू कि आप लोगों का सीमेंट इंट्रोडक्शन क्या होता है, सीमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, क्या परसेंटेज होता है, कितना वर्किंग रहता है, वो सब हमने फर्स्ट पॉडकास्ट में देख लिया था. आज के पॉडकास्ट में उससे आगे टेस्टिंग की तरफ बढ़ूंगा. इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट रहेगा क्योंकि ये मान लो कि आज के पॉडकास्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई. ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, सीमेंट मैन्युफैक्चर हो जाती है. जब सीमेंट मैन्युफैक्चर होती है तो उसके दो तरीके होते हैं, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस. वेट प्रोसेस थोड़ा सा महंगा पड़ता है तो इंडस्ट्रियल स्केल पे हम उसको जनरली यूज करते हैं. अब दोनों ही प्रोसेस के अंदर सीमेंट के क्लिंकर बनते हैं. आपको भी पता है सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स को रोटरी किल्न में बहुत हाई टेम्परेचर पे घुमाया जाता है तो वहां पे सीमेंट की गोल गोल बोले बन जाती हैं. वो जो बॉल्स हैं उनको क्लिंकर्स कहते हैं. अब जनरली क्या होता है कि सीमेंट आया तो सीमेंट के क्लिंकर बन गए, फाइनली सीमेंट बन गया. ठीक है, चलो. अब जब उस सीमेंट के अंदर पानी मिलाया जाता है तो डेफिनेटली सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट करती है क्योंकि क्लिंकर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स थे जो पानी के साथ रिएक्ट कर सकते थे. तो जब सीमेंट ने पानी के साथ रिएक्शन किया तो उस प्रक्रिया को, पानी के साथ रिएक्शन करने की प्रक्रिया को अपन नाम देते हैं हाइड्रेशन. ठीक है, अब बात आती है कि उस हाइड्रेशन के दौरान ना सीमेंट में बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड तो बनते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था. देखो, हाइड्रेशन के कंसेप्ट को समझ के चलो. पहले हाइड्रेशन होता क्या है? हाइड्रेशन का एक्चुअल मतलब होता है पानी के साथ रिएक्ट करना और पानी का काम होता है किसी भी चीज को आयंस में कन्वर्ट करना. एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझ के चलो. मान लो आपके पास एक गिलास पानी है और पानी में आपने नमक डाला तो नमक क्या करता है? घुल जाता है. वो घुलने को आप कहते हो आयंस में कन्वर्ट हो गया, चार्ज में कन्वर्ट हो गया. अब वो रिएक्शन कर गया. तो कोई भी चीज पानी के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं, इट मींस वो पर्टिकुलर चीज आयंस में कन्वर्ट हो गई, रिएक्शन हुई, कोई नया प्रोडक्ट बन गया. ऑब्वियसली दो लोग आपस में लड़ेंगे, रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट तो बनेगा ना. तो मैंने कहा नया प्रोडक्ट बन गया. अब वो नए प्रोडक्ट हमारे चार बनते हैं. कौन कौन से? C2S, C3S, C3A, C4AF. ये चार कंपाउंड के बारे में पहले सेशन में भी मैंने पढ़ाया था. तो ये चार कंपाउंड को हम किस नाम से जानते हैं? हम इनको जानते हैं बॉक्स कंपाउंड के नाम से. इंपॉर्टेंट है. C3S, C2S, C3A, C4AF. तो इनके काम के बारे में भी पढ़ेंगे. पहले पानी के बारे में आ जाते हैं. तो जितना पानी एक्चुअल में आप लोगों को सीमेंट में रिएक्शन करने के लिए जरूरत होती है वो पता होना चाहिए क्योंकि आपको भी पता है अगर आप कम पानी मिलाते हो तो डेफिनेटली कम पानी होने की वजह से सीमेंट के सारे कण पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी. और अगर आप ज्यादा पानी मिला देते हो तो डेफिनेटली पानी ज्यादा होने से स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. इसीलिए ना तो पानी कम होना चाहिए ना तो पानी ज्यादा होना चाहिए. एक ऑप्टिमम अमाउंट में होना चाहिए, एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट रहना चाहिए. तो वो सफिशिएंट अमाउंट कैसे निकालते हैं? उसके लिए हम एक रेशियो को डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं वाटर सीमेंट रेशियो. तो वाटर सीमेंट रेशियो कितनी होनी चाहिए ये आपको पता हो. ऑप्टिमम या सफिशिएंट हाइड्रेशन प्रोसेस होने के लिए सीमेंट का तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.35 से 0.45 के बीच में लाई करनी चाहिए. अगर 0.35 से कम है तो डेफिनेटली हाइड्रेशन हो नहीं पाएगा ढंग से. अगर 0.45 से ज्यादा है ना तो भी हाइड्रेशन तो हो जाएगा बट पानी बहुत ज्यादा रहेगा तो स्ट्रेंथ बेकार हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है. तो चलिए अभी बात आती है यहां पर कि जब आप हाइड्रेशन की ही बात करते हैं तो कितना पानी एक्चुअल में आपकी सीमेंट के साथ रिएक्ट करने के लिए चाहिए. तो याद रखेंगे आप लोगों का 23% बाय वेट ऑफ द पानी जो है वो सीमेंट के साथ हाइड्रेशन करने के लिए चाहिए. लेकिन क्या होता है जब हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, सीमेंट के पार्टिकल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस दौरान आपकी एक जेल फॉर्मेशन होती है. वो जेल कहलाती है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स. कैल्शियम और सिलिका आपस में मिलता है, दो कंपाउंड बनाते हैं. लास्ट सेशन अगर याद हो
C2S और C3S, तो वो क्या है, वो जेल की तरह बनते हैं। जेल समझते हो, बालों में लगाने वाली हेयर जेल, एलोवेरा जेल, तो वो जेल की तरह बनते हैं। अब वो क्या है ना, उनको कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, CSH जेल। अब जेल है तो जेल में बहुत सारे वॉइड्स होते हैं, खाली होता है जगह। उन वॉइड्स को फिल करने के लिए, अब अगर वॉइड्स में फिलिंग नहीं हो पाई ना, तो डेफिनेटली वो हवा रह जाएगी उसके बीच में। हवा नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कर सकती है, वैक्यूम बना सकती है, रिएक्शन को रोक सकती है। तो उन हवा को भरने के लिए, उन वॉइड्स को भरने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ जाती है। तो 23% तो रिएक्शन करने के लिए चाहिए था, अब 15% बाय वेट ऑफ द सीमेंट पानी उन वॉइड्स को भरने के लिए चाहिए होता है। तो ओवरऑल नियरली 38% बाय वेट ऑफ द सीमेंट आपको चाहिए। यानी मान के चलो, अगर 1000 ग्राम की सीमेंट ले रहे हो 1 किलो की, तो 380 ग्राम पानी चाहिएगा कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए। वैसे वाटर सीमेंट रेशियो जो मैंने बताई उसके तहत गिना जाता है। आगे मेरी बात आती है, देखो 4 बॉक्स कंपाउंड की बात करी थी, C3S, C2S, C4A, C3A और C4AF। C3S को हम लोग नाम देते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S को नाम देते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3A को नाम देते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और C4AF को नाम देते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। कितने कितने होते हैं इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के बहुत काम की बात है ये, उनके यूज भी आपको पता होने चाहिए। जो मैं आप बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो C3S की बात कर लेते हैं भाई। C3S जनरली आपकी सीमेंट के अंदर 42% उपस्थित रहता है। परसेंटेज की बात करूं, 25 से 50% आपकी सीमेंट में रहता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, 500 जूल पर ग्राम, बहुत ज्यादा होता है। C2S की बात करूं, नियरली आपकी सीमेंट के अंदर 25 से 40% अवेलेबल रहता है। 32% एवरेज उम्मीद है कि C2S 32% आपकी सीमेंट में मिल जाता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन 260 जूल पर ग्राम इसकी रहती है। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन रहती है C3A की, कितनी, 865 जूल पर ग्राम। कितना रहता है सीमेंट के अंदर, ये नियरली 5 से 11% रहता है। एवरेज देखी जाए तो 10.5 या 10% के आसपास सीमेंट में रहता है। फिर आता है C4AF, ये अपना मस्त मौला आदमी है, ज्यादा ताकत वाकत में विश्वास नहीं रखता, हाँ बस सेट करवा देता है बंदों को, तो दूसरों का भला कर देता है। C4AF कितना रहता है सीमेंट के अंदर, कम ही रहता है, 9%, सबसे कम यही होता है। और 420 जूल पर ग्राम इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन रहती है। समझ आ गया, 4 कंपाउंड, हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी परसेंटेज में उपस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके बारे में कुछ बता देता हूं। देखो C3S का काम क्या होता है, आपको पता है सीमेंट को जब आप लोग रिएक्ट कराते हो तो शुरू में रिएक्ट कर जाता है, 3-4 दिन बाद, 7 दिन बाद वो यूज करने लायक हो जाता है, क्यूरिंग हो जाती है प्रॉपर। तो शुरुआती दिनों में जो सीमेंट के अंदर ताकत देता है वो है C3S। शुरुआती दिनों में जो सीमेंट के अंदर ताकत देता है वो है C3S। लेकिन वही ताकत अगर महीने, 6 महीने, साल भर बाद देखनी हो, उसको कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इनिशियल स्ट्रेंथ तो देगा C3S, जो कि आपकी सीमेंट में 42% के आसपास है, और 500 जूल पर ग्राम उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है, तो वो तो इनिशियल स्ट्रेंथ दे देगा। लेकिन अगर साल भर की बात, 6 महीने की बात करो, अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ बाद में कौन दे रहा है, बाद में भी तो कोई होना चाहिए साथ देने वाला, वो है C2S। बाद की जो स्ट्रेंथ है वो C2S देता है, स्लो है बट देता अच्छी खासी स्ट्रेंथ है बाद में। फिर C2S और C3S देते हैं ताकत, ये ताकत में रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर C3A और C4AF की बात करो तो ताकत नहीं, सेट कराने में रोल प्ले करते हैं। अब आपने भी देखा कि C3A की हीट ऑफ हाइड्रेशन 865 जूल पर ग्राम है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा अगर दोनों की C2S और C3S की मिला दो ना, तो भी उससे भी ज्यादा C3A की है, तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है, तो क्या होता है, सेट हो जाता है गर्मी के कारण। गर्म होता है ना तो पानी उड़ जाता है, सेट हो जाता है सीमेंट। तो जल्दी से सेटिंग कौन करा रहा है, C3A करा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से सेटिंग आप लोगों का C3A कराता है। तो अपन ऑप्शन में कई बार देखते हैं क्वेश्चन में कि C3A का काम क्या है, फ्लैश सेटिंग, क्विक सेटिंग, ये आपको पता होना चाहिए, काम की बात है। C4AF भी सेटिंग में ही काम करता है, ज्यादा उसका कोई उपयोग आता नहीं है। क्लियर है, समझ आ गई ये बातें आपको। तो C2S और C3S तो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, C3A और C4AF सेट कराने में मदद कर रहे हैं। अब कुछ मेजर बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करता है, सबसे धीरे कौन रिएक्ट करता है, पता होना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो C4AF का सबसे ज्यादा है, सबसे जल्दी वो रिएक्ट करता है। फिर आता है C3A, फिर आता है C3S, फिर आता है C2S, C4AF, C3A, C3S, C2S। एक होता है
पानी के साथ कौन जल्दी रिएक्ट कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा यार रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, पानी के साथ ही तो रिएक्शन है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछता है ना एग्जाम में, हमारी वर्कशीट के क्वेश्चन है, दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, एक का पानी के साथ कौन रिएक्ट करता है, एक का रेट ऑफ रिएक्शन। अरे जो पानी के साथ रिएक्ट करेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी जल्दी होगा ना। तो वो सेम पैटर्न है, C4AF, C3A, C3S, C2S। अब आती है ताकत की बात। सबसे ज्यादा ताकत किस में होती है, सबसे कम ताकत किस में होती है? सबसे ज्यादा ताकत तो ऑब्वियसली जो शुरू में ताकत दे रहा है ना वो मजबूत है, C3S। फिर बाद में ताकत जो दे रहा है वो C2S। C3A C4A ताकत नहीं देते, सेट कराते हैं। थोड़ी बहुत ताकत में आ गया तो C3 आ गया, C4AF नहीं आता। तो मैंने कहा ताकत में क्या चल रहा है, C3S, C2S, C3A, C4AF। हीट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे ज्यादा हीट किस में निकलती है? आपको भी पता है यार, सबसे ज्यादा हीट तो आपको भी देखने को मिली C3A, नो डाउट। फिर आती है 500 जूल पर ग्राम C3S। फिर आती है C4AF 420 जूल पर ग्राम। फिर आता है अपना 260 जूल पर ग्राम C2S। खत्म। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्या पैटर्न चला, C3A, C3S, C4AF, C2S। याद रखने हैं, पेपर के क्वेश्चन है, सब आते हैं, पहले भी आए हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जनाब मेरे पास यहां पर आता है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट का। तो देखो दो तरह से टेस्टिंग करते हैं सीमेंट की। एक होता है आप लोगों का फील्ड टेस्ट, एक होता है आपका लैबोरेटरी टेस्ट। फील्ड टेस्ट का मतलब है सपोज तुम साइट इंजीनियर हो, साइट पे चले गए काम करने। नहीं, कई लोग साइट पे बस ऐसे ही घूम के आ जाते हैं, काम करने जाना है। तो जब तुम साइट पे गए काम करना है तो डेफिनेटली सीमेंट को टेस्ट करने के लिए भाई आई है सीमेंट, पता तो होना चाहिए ना कैसी सीमेंट है। कहीं तुम्हें चूना लगा रहा हो, वो चूना भेज के चूना लगा रहा हो, लाइन भेज के चूना लगा रहा हो मतलब। तो मैंने कहा कि जब आप लोगों के सीमेंट फील्ड पे आती है तो ऊपर ऊपर से किस तरह से सीमेंट को चेक करते हैं कि वो ठीक ठाक है कि नहीं है। पहले तो अपनी उंगली के बीच में सीमेंट ले लो, रगड़ो, बड़ी सॉफ्ट फील आएगी। ऐसी कुछ उसके गाल पे हाथ रखा था तो हाथ फिसल गया था, उससे भी मुलायम आपको सीमेंट में आएगा, क्योंकि यही है वो जिसके साथ करियर बनाना है। उधर हाथ फिसल गया तो अच्छा है, वरना तुम यहाँ करियर नहीं बना पाते। सच्चाई है बाय द वे। एक तो प्लेन आई, दूसरा मुट्ठी भर के सीमेंट की फेंकना पानी में। तो शुरू में तो लगेगा कि तैर रही है, वो बाद में डूब जाएगी, सीमेंट डूब जाती है पानी में। फिर सीमेंट का जो कलर होता है वो ग्रेइश कलर की होती है, ग्रीनिश ग्रेइश कलर होता है। हाथ डालो सीमेंट के कट्टे में, ठंडी ठंडी फील आती है। सीमेंट में गांठें नहीं होनी चाहिए भाई। गांठें बताती क्या है, गांठें बताती है कि सीमेंट सेट हो गई। सेट होने का मतलब, अब जब वो सेट हो गई तो तुम्हारी साइट पे क्या काम आएगी? तुम्हें तो वो चाहिए जो तुम्हारे काम आए। तो मैंने कहा यार सीमेंट सेट हो गई मतलब पानी के साथ रिएक्ट हो गई। तो जब पानी के साथ रिएक्ट हो ही गई तो अब तो रिएक्ट होगी नहीं, तो इसीलिए गांठी नहीं होनी चाहिए, सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स। तो ये कुछ बातें थी। एक चीज और है, सीमेंट को गर्म करोगे ना तो उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये कुछ फील्ड के टेस्ट हैं जो जनरली आपको पता होने चाहिए, पूछता है। अगले आता है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में भी दो तरह के टेस्ट है, एक है फिजिकल टेस्ट, एक है केमिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट जनरली स्ट्रेंथ के बारे में, फाइननेस के बारे में पता लगाते हो। केमिकल टेस्ट में केमिकल कंपोजिशंस के बारे में पता लगाते हो कि वो कितने कितने अवेलेबल है, उनकी भी तो एक लिमिट है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। अभी शुरू करते हैं फिजिकल टेस्ट। एक बात जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से कोड के तहत फिजिकल टेस्ट किया जाता है? IS 4031। ठीक है, IS 4031 के तहत फिजिकल टेस्ट किया जाता है। फिजिकल टेस्ट में आते क्या क्या है वो सब बता देता हूं मैं आपको पहले। एक तो आता है फाइननेस टेस्ट। फाइननेस में बेसिकली महीनता के बारे में पता करते हैं सीमेंट की। तो हम दो तरीके से महीनता का पता करते हैं। एक तो होता है कि सीमेंट के पार्टिकल के साइज का पता कर लो, या फिर सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है एरिया अपॉन मास। 1 किलो सीमेंट कितने एरिया में फैल रही है, वो होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, तो दो तरीके से फाइननेस का हम लोग पता करते हैं। 3 टेस्ट ओवरऑल हमारे पास अवेलेबल है फाइननेस में। कौन कौन से? सीव एनालिसिस टेस्ट, सेडिमेंटेशन एनालिसिस टेस्ट, एयर परमेबिलिटी टेस्ट। सीव एनालिसिस टेस्ट में क्या होता है, 9 नंबर की सीव होती है, 90 माइक्रॉन्स और 9 नंबर। सीमेंट लेते हो 100 ग्राम की, छानते हो, 15 मिनट के लिए छानना होता है। अगर हाथ से छान रहे हो, मशीन से छान रहे हो तो 2 मिनट के लिए छानना होता है। छानने के बाद जितनी छन गई, जो रह गई सीव के ऊपर वो रेजिड्यू, वो बड़ी है, फाइन नहीं है। फाइन होती तो छन जाती, सीव छनी नहीं, फाइन नहीं है, कोर्स है। तो जितना रुक गया उसका वजन कर लो, शुरू में जितना लिया था उसका वजन कर लो,
तो कितना परसेंट सीमेंट रुक गया वो आप लोग निकाल लेते हो यहां से। तो ये तरीका है फाइनेंस निकालने का सीव एनालिसिस के थ्रू, यही हमारे कोर्स में है मेजर, आपको ये पता होना चाहिए। बाय द वे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता देता हूं यहां पर। एक तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में कुछ पॉइंट अगर मैं बताऊं तो किस एपरेटस के थ्रू किया जाता है, वेगनर्स टर्बिडिटी मीटर आपको पता होना चाहिए। वेगनर्स टर्बिड मीटर के थ्रू आप लोग अपना सेडिमेंटेशन एनालिसिस टेस्ट करते हो। एयर परमिबिलिटी टेस्ट की बात करूं तो ब्लेन्स एंड नर्स एपरेटस, या हम लोग इसको लीनर्स के नाम से भी, लीनियर एपरेटस के नाम से भी जानते हैं। दोनों ही टेस्ट में, चाहे वो सेडिमेंटेशन हो चाहे वो एयर परमिबिलिटी हो, दोनों ही टेस्ट में आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालते हो, एरिया अपॉन मास। अगला टेस्ट आता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट वाइकेट अपरेटस के थ्रू किया जाता है। क्या होता है आगे की बात करेंगे। सेटिंग टाइम टेस्ट आता है तीसरा टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट जो होता है उसमें आप सीमेंट का इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हो। वाइकेट अपरेटस के थ्रू ये टेस्ट किया जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम में आप वाइकेट अपरेटस में जो नीडल यूज करते हो उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होता है 1 mm साइड का, इंपॉर्टेंट है। और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जो नीडल यूज करते हो उसमें एन्युलर कॉलर नीडल होती है, पता होना चाहिए 5 mm डायमीटर की। आगे आता है मेरा अगला टेस्ट साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस क्या होता है पहले लेक्चर में बताया था, पॉडकास्ट के देख लेना, जरूर काम आएगा बहुत ज्यादा। तो साउंडनेस दो तरीके से निकलती है, लाइम की और मैग्नीशियम की। तो जो लाइम के थ्रू साउंडनेस निकालता है वो है ली चटीलियर टेस्ट, एल फॉर लाइम एल फॉर ली चटीलियर। जो मैग्नीशियम और लाइम दोनों के थ्रू निकालता है वो है ऑटोक्लेव टेस्ट, आपको पता होना चाहिए, काम आएगा। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ भी दो तरीके से निकाली जाती है सीमेंट की। एक होता है आप लोगों का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, एक होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूब टेस्ट के थ्रू निकाला जाता है, जहां पे क्यूब का साइज 70.6 mm साइड का क्यूब रहता है, 3 सैंपल लिए जाते हैं। फिर आगे परफॉर्मेंस बताऊंगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में जनरली क्या होता है, आपका जो एपरेटस है वो ब्रिकेट एपरेटस है। ब्रिकेट क्या होता है भाई, एक बार गूगल कर लेना। इस तरह की शेप होती है ब्रिकेट की, मतलब बीच से पतला साइड से थोड़ा चौड़ा, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है ब्रिकेट। उसको पकड़ के खींचना आसान हो जाता है ना, तो ऐसी जो कुत्ते की हड्डी नहीं होती, डॉग्स की जो हड्डी होती है वो खाने के लिए आती है, वैसा कुछ होता है। पकड़ने में साइड में बॉन्डिंग बन जाती है, उसको खींचना आसान होता है, तो ब्रिकेट उसको कहते हैं। तो ये 6 सैंपल बनाए जाते हैं। आगे पढ़ूंगा टेस्टिंग के बारे में। तो दो तरीके से इसको किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना थोड़ी सी, कि दोनों ही केस में जो मोटार बनाया जाता है सीमेंट का और सैंड का, उसकी रेशियो 1:3 होती है, ठीक है, 1:3 होती है। आगे मेरी बात आती है यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, ली चटीलियर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो ये हमारे फिजिकल टेस्ट के नाम थे। अब मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूं सारा का सारा। पहला टेस्ट हमारा आता है फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट में हमारे कोर्स में जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है सीव एनालिसिस टेस्ट। पहली बात, कोर्स में कई बारी कोड पूछे गए हैं एग्जाम में, तो IS 4031 पार्ट 1 के तहत ये वाला टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। 90 माइक्रॉन्स की सीव ली जाती है, 9 नंबर की सीव के नाम से वो जाना जाता है। 100 ग्राम सीमेंट ले लो, छानने के लिए 15 मिनट छानते हैं। अगर हाथ से छानो, मशीन से छानो तो 2 मिनट के लिए छनाई करी जाती है। उसके बाद कितना वजन आपने सीमेंट का लिया था, 100 ग्राम। अब कितना वजन सीव के ऊपर रुक गया उसको नाप लो, दोनों का रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालने के बाद आपको पता लगता है कि सीमेंट की फाइननेस कितनी है। तो यहां से बेसिकली आप निकालते हो कि रेजिड्यू कितना है। सुनना थोड़ी सी ध्यान से, ये एई के पेपर का लेवल का बता रहा हूं। फाइननेस सीमेंट में आप फाइननेस नहीं निकाल रहे, आप निकाल रहे हो रेजिड्यू कितना है। रेजिड्यू से पता लगाते हो कि फाइन कितना है। जैसे 100 है, 100 में से 55 रेजिड्यू है, तो डेफिनेटली 45 फाइन हो गया ना, 100 माइनस 55। तो इस तरीके से फाइननेस निकाली जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए यहां पर। ओपीसी सीमेंट के लिए 10% से ज्यादा रेजिड्यू ना हो, रेजिड्यू ना हो, शब्दों पर गौर देंगे, इंपॉर्टेंट है। ओपीसी सीमेंट के लिए 10% से ज्यादा रेजिड्यू ना हो। वही रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करूं तो 5% से ज्यादा रेजिड्यू ना हो। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की बात करें तो 5% से ज्यादा रेजिड्यू ना हो। वैसे तो बहुत सारी सीमेंट है, बट ये 3 मुझे इंपॉर्टेंट लगी। ओपीसी के बारे में पहले आया हुआ है और किसी के बारे में तो मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन, ये मुझे ठीक लगी तो मैं इनके लिए डाटा आपके लिए ले आया। अगली मेरे पास बात आती है, जितनी भी ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस हो या एयर परमेबिलिटी टेस्ट हो, इसमें हम बेसिकली स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालते हैं। प्रोसेस इज नॉट इन आवर कोर्स,
अगर आरआरबी की बात करूं, यूपी ट्रिपल एससी की बात करूं तो इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कुछ डाटा आपको बता देता हूं स्पेसिफिक सरफेस एरिया का। मैंने शायद यूपी में देखा था या किसी स्टेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा है आज तक कि किस सीमेंट का कितना स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ऐसा करके क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ताकि आप लोगों को पता हो जाए। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो 225 मीटर स्क्वायर पर केजी है। एक केजी 225 मीटर स्क्वायर में फैल सकती है, ऐसा। फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करूं, उसका थोड़ा ज्यादा है, 325 मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। लो हीट सीमेंट का भी 325 मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। सुपर सल्फेटेड सीमेंट की बात करूं तो सबसे ज्यादा 400, बहुत ज्यादा है। उसके बाद पीपीसी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की बात करूं तो 300 के आसपास रहता है, 300 मीटर स्क्वायर पर केजी का स्पेसिफिक सरफेस एरिया रहता है। तो भाई इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं, अगर आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो दो चीजें श्रेष्ठ क्लासेस की जरूर ले लेना। ये मत सोचना कि मेरा प्रोडक्ट है इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट बने नहीं है आज तक। आप लोग बुक्स लेते हो वर्कशीट्स की, महंगी महंगी किताबें, और उनमें डिटेल सॉल्यूशन नहीं मिलता। बट मेरी वर्कशीट जो कि आपकी अफोर्डेबल कॉस्ट में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टॉपिक वाइज 10,000 क्वेश्चंस की वर्कशीट है वो। हाँ, इतनी वर्कशीट आज तक नहीं बनी इंडिया के अंदर, टॉपिक वाइज है। 200 150 से ज्यादा टॉपिक हमने दिए हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी इंक्लूड है उसी में। तो वो वर्कशीट में हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। और सिर्फ डिटेल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी हमने दिए हैं। तो जितनी भी आपकी सब्जेक्ट है सबके मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। उस वर्कशीट में से हमारी गारंटी है कि एक क्वेश्चन भी नहीं होगा जो एग्जाम में आएगा बाहर से, सब उसी में से आएगा, क्योंकि उसमें जेईई गेट ईएस न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल सेल्फ मेड सब है, ए टू जेड सब कुछ है उसमें। ठीक है, सबसे बड़ी बात है पॉकेट सह सकती है, क्योंकि श्रेष्ठ क्लासेस का कोई भी प्रोडक्ट है वो ना तो कभी महंगा हुआ, आगे भी कोशिश रहेगी ना ही हो, आज तक तो हुआ नहीं है। आपकी अफोर्डेबल कॉस्ट में सब कुछ निकलता है, क्योंकि मेरी वन लाइनर बुक है जिसमें से आपके 70% आरआरबी में आया हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी जेई में जितने एग्जाम हुए 76-75% आया। आरएसएम एसएसबी जेई में नियरली 76-77% हर बार आया। एसएससी जेई 2024 में 60% उस बुक से आया। यूके ट्रिपल एससी ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, आप मानोगे नहीं, मैंने प्रूफ दिया इनका, जो मैं बोल रहा हूं मैंने सबके प्रूफ दे रखे हैं। 76% उस बुक से आया है, जबकि उस बुक में इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने इंक्लूड नहीं कर रही है अभी। इंजीनियरिंग ड्राइंग के नोट्स में अलग से दूंगा लोगों को, कैसे दूंगा बता दूंगा। उस बुक की सॉफ्ट कॉपी मैंने सिर्फ 55 रुपीज में रख रखी है, सिर्फ 55 रुपीज में। तो यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे प्रोडक्ट सही में अफोर्डेबल रखता हूं मैं, ताकि एवरीबडी कैन अफोर्ड इट और उसका फायदा उठा सके। तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं, डाउनलोड द श्रेष्ठ क्लास ऐप नाउ, हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है वहां पे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक भी दे रखा है, वर्कशीट का लिंक भी दे रखा है। इफ यू एक्चुअली रिक्वायर इट देन यू मस्ट गो विद द डिस्क्रिप्शन। और रिक्वायर नहीं, अगर मेरी मानो तो मैं तो कहूंगा ले लो उसको, क्योंकि इससे सस्ता और इससे अच्छा मैं गारंटी देता हूं नहीं है इंडिया में। ठीक है, इसमें से ही आएगा, लिख के दे देता हूं, बाद में प्रूव करके दिखाऊंगा सब कुछ। अगले टेस्ट की तरफ आते हैं, फाइनेंस टेस्ट के बारे में जाना। अगला टेस्ट है नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये क्या होता है इसको समझ के चलो। बेसिकली नॉर्मल कंसिस्टेंसी हमको बताती है कि सीमेंट अब सेट होना स्टार्ट हो गई है, ऐसा कुछ करके। तो थोड़ा सा समझ के चलो टेस्ट में होता क्या है उसको क्लियर करना पहले। तो मैंने कहा 100 ग्राम भी क्यों, 400 ग्राम मिट्टी वो ले ली सीमेंट। 400 ग्राम सीमेंट के अंदर 25 से 30% आपने पानी डाल दिया। सपोज 25% डाल दिया तो 100 ग्राम पानी हो गया। आपने पेस्ट बना लिया सीमेंट का। पेस्ट बनाने के बाद आपके पास होता है वाइकेट एपरेटस। वाइकेट एपरेटस का जो मोल्ड होता है उसका साइज होता है 40x80 का, 40x80 नहीं, 40x40 का, 40 का डायमीटर, 40 की हाइट, उसको भर लिया। वाइकेट एपरेटस में निडल होती है, निडल का वजन 300 ग्राम का रहता है। आपने क्या करा, नियरली 4 मिनट से 5 मिनट बाद, पहले सेट होने दे दिया उसको, 4 से 5 मिनट बाद निडल को आपने छोड़ा वाइकेट एपरेटस में, वो सीमेंट पेस्ट के अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेगी। कॉमन सेंस की बात है। अब आपको भी पता है कि अगर सीमेंट बिल्कुल सूख गई, अभी तक समझ आया सारा, अगर सीमेंट बिल्कुल सूख गई तो डेफिनेटली आप देखोगे 4 से 5 मिनट में अगर सीमेंट सूख गई तो निडल पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। और अगर सीमेंट अभी भी बिल्कुल भी गीली है, बिल्कुल गीली है, तो निडल अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगी। तो हमें यहां से पता क्या लग रहा है,
हमें पता लग रहा है कि सीमेंट के अंदर उतना ही पानी मिलाया जाएगा कि 4 से 5 मिनट में आपकी निडल को जितना पेनिट्रेशन चाहिए उतना ही मिल जाएगा। समझे मेरी बात? तो हमने अभी क्या करा था, 25% पानी मिलाया था। तो हम देखेंगे क्या 4 से 5 मिनट के बीच में जब हमने निडल को छोड़ा, 300 ग्राम की निडल आपके सीमेंट में पेनिट्रेट करेगी तो 35 mm तक, 33 से 35 mm पेनिट्रेशन तक तो दिखा दे। यानी बॉटम से 40 mm है ना टोटल वाइकेट एपरेटस की थिकनेस, तो 40 में से 33 या 35 घटा दो तो 7 से 5 mm फ्रॉम बॉटम इतना गैप रह जाए। तो वो जितना पानी आपने मिलाया ना, वो इंश्योर कर रहा है आपकी सीमेंट, अब बाकी के जितने भी टेस्ट करोगे वो बढ़िया होंगे, आपकी सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है। तो वो पानी का कंटेंट कहलाता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी। मेरी बात समझ आई आपको? तो वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितनी होती है, क्वेश्चन तो यही आया ज्यादातर एग्जाम में। तो वो आया है आपका नियरली 25 से 30% ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट। तो 25 से 30% रहती है आपकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ये भी क्वेश्चन आया कि जो आपकी नीडल है, वाइकेट में जो प्लंजर यूज कर रहे हो, नीडल है ना, उसमें नीडल जो पेनिट्रेट कर रही है वो साइज क्या है? तो 10 mm का उसका डाया है, 50 mm की उसकी हाइट है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो समझ आ गया आपको वाइकेट एपरेटस के थ्रू नॉर्मल कंसिस्टेंसी कैसे निकाली जाती है, कितनी होती है, इंपॉर्टेंट है। अगला टेस्ट आता है सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम देखो दो तरह से निकाला जाता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम का क्या मतलब है? इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब है कि आपकी सीमेंट ने सेट होना स्टार्ट कर दिया। दो टर्म आती है, एक होता है सेट होना, एक होता है हार्ड होना। समझो मेरी बात को, पहले सेट होते हैं फिर शादी के बाद हार्ड हो जाते हैं। पहले क्या होता है, सीमेंट को आपने पानी मिलाया, रिएक्शन हुआ तो सीमेंट सेट होना स्टार्ट हो जाती है, जो शेप उसको दी है वो उस शेप में आना स्टार्ट कर देती है, स्ट्रेंथ गेन नहीं करती। लेकिन कुछ समय बाद वो स्ट्रेंथ को गेन करना शुरू कर देती है। तो जिस टाइम पे सीमेंट ने स्ट्रेंथ गेन करना शुरू करा उसको कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। जिस टाइम पे सीमेंट ने सेट होना स्टार्ट करा उसको कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, अब देखो दो टर्म होती है, यहां से क्वेश्चन कैसे बनाया वो बताता हूं। दो टर्म होती है, एक होता है आपका इलास्टिसिटी, एक होता है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है वापस अपनी शेप पे आ गया, रबड़ है, रबड़ को छोड़ा वापस आ जाएगा। लेकिन अब प्लास्टिसिटी का मतलब होता है अब अपनी शेप में नहीं आएगा, जैसा छोड़ दिया वो वैसी सेट हो गया। साधु, साधु को जैसा रखो वैसी एकदम मस्त मौला आदमी। तो सीमेंट ने अपनी शेप अटेन करना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या है, वापस तो नहीं आएगा, किसी और शेप में तो नहीं जाएगा, एकदम जैसा है वैसे ही होना स्टार्ट हो गया। उसको कहते हैं प्लास्टिक होना स्टार्ट हो गया। तो जब सीमेंट प्लास्टिसिटी को लेना स्टार्ट कर देता है उसको कहते हैं इनिशियल सेटिंग में। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो निकालते कैसे हैं? निकालते हैं वाइकेट एपरेटस के थ्रू, सेम प्रोसेस है जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी में किया वही प्रोसेस यहां फॉलो करना है, बट फर्क क्या है? आपने भाई सीमेंट ले ली अपनी 400 ग्राम, उसके अंदर जो पानी मिलाया जाएगा वो होगा 0.85 ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो जो सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी थी उसका 85% उतना पानी आप सीमेंट के अंदर मिलाने वाले हो। ठीक है, पेस्ट बना लिया, मोल्ड में भर लिया। वाइकेट एपरेटस के मोल्ड का साइज था 40 बाई 40 का, वही 300 ग्राम की निडल है। इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए जो निडल यूज करते हो, सुई, वो स्क्वायर शेप की होती है, मतलब ऐसे लंबी होती है लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो स्क्वायर होता है 1 mm साइड का। तो एरिया पूछ लेता है एग्जाम में, कितना एरिया होता है उसका नीचे का, 1 बाई 1, 1 हो गया ना, 1 mm स्क्वायर का एरिया होता है। तो आपने वही काम किया, मतलब सीमेंट को नीचे धसाया, सेम पेनिट्रेशन, ऊपर से 35 से 33 mm तक की पेनिट्रेशन आपको दिखानी है। तो कितने टाइम में आपकी सीमेंट इतनी पेनिट्रेशन दिखा रही है? अगर जल्दी टेस्ट करोगे तो सारा पेनिट्रेट हो जाएगा, लेट टेस्ट करोगे तो पेनिट्रेट हो नहीं पाएगा। तो जितने टाइम में इतनी पेनिट्रेशन दिखाएगी, ऊपर से 33 से 35 mm की पेनिट्रेशन दिखाएगी, उसको आईएसटी कहते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम। क्लियर? अब वही चीज जिस सैंपल पे इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करा है वो सैंपल को रख दो, रख दो, उसी सैंपल पे फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट होगा। फर्क क्या है? सेम प्रोसेस। उस प्लंजर में जो नीडल थी उसको निकाल के अब दूसरी नीडल लगाई जाती है जिसको कहते हैं एनुलर कॉलर नीडल। गूगल पे पिक्चर देख लेना आप लोग एक बार। उसमें क्या होता है, एक आप लोगों की ना वो होती है, सुई होती है, सुई में एक नीचे ना ऐसे वो कोन शेप का बना होता है, नीचे ग्लास लगा होता है, कवर कर रखा होता है उसको। तो अब हम उस नीडल को छोड़ते हैं नियरली 10 घंटे बाद।
तो अब क्या होता है कि सुई जस्ट गई और सीमेंट के सरफेस पे सुई ने निशान डाला, लेकिन कॉलर जो है उसका निशान नहीं आएगा। हल्का सा सुई का तो निशान आ जाएगा, लेकिन कॉलर का निशान नहीं आएगा। इसका मतलब सीमेंट में इतनी पेनिट्रेशन नहीं होती कि कॉलर का निशान आ जाए, हल्का सा सुई का निशान आता है। तो जब इतने टाइम बाद जब ये टेस्ट होता है, तो उस टाइम को जब सिर्फ सुई का निशान आता है उसको कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। क्लियर है मेरी बात? आप सभी को पता होना चाहिए। तो कुछ मेजर बातें जो पता होंगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मोस्ट ऑफ द सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट का है। क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट का है। ठीक है। फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें तो मोस्ट ऑफ द सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे का है। हाँ, और क्विक सेटिंग सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम नियरली आधे घंटे का है। वो आपको पता होना चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगला टेस्ट आता है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस क्या होता है? वैसे तो मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट में बताया था, पता होना चाहिए, बट आगे भी बता देता हूं। देखो यार, आप थोड़ा सा ध्यान दो कि आपकी जो सीमेंट है वो लाइम से बनी है, और लाइम की एक प्रॉपर्टी होती है, जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो लाइम अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। उस वॉल्यूम को इंक्रीज करने की प्रक्रिया को कहते हैं अनसाउंडनेस, और उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करने से रोकने की प्रक्रिया को कहते हैं साउंडनेस। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहां साउंडनेस टेस्ट का मतलब है रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, रोकने की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन फूलती किसकी वजह से सीमेंट? दो कंपाउंड की वजह से सीमेंट फूलती है, एक होता है लाइम, एक होता है मैग्नीशिया। तो अगर सिर्फ लाइम के कारण चेक हो रहा है तो उसको कहते हैं लीच एटिलियर टेस्ट। अगर लाइम और मैग्नीशिया दोनों के कारण चेक हो रहा है तो उसको अपन कहते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया। तो लाइम लीच एटिलियर टेस्ट में क्या होता है, एक बार ये अपरेटस गूगल पे देख लेना आप सभी। बेसिकली एक मोल्ड होता है आपका। मोल्ड की अगर मैं बात करूं तो 30 mm डायामीटर और 30 mm उसकी हाइट होती है, सिलेंड्रिकल शेप का। बीच में से वो खुल सकता है, दोनों तरफ डंडी लगाई होती है, तो डंडी पकड़ के आप उसको खोल सकते हो। ठीक है। आपने उस मोल्ड के अंदर अपने सीमेंट पेस्ट को भर लिया, ऊपर नीचे से कवर कर लिया ग्लास प्लेट से। तो जब आपने उसको भर लिया, ग्लास प्लेट से कवर कर लिया, 24 घंटे बाद सूख गया। सूखने के बाद आपने उसकी वो जो आर्म्स थी, दोनों डंडी थी, उनके बीच का गैप मेजर कर लिया। मान लो उनके बीच का जो गैप था वो x था। अब आपने क्या करा, उसको बॉईल कर लिया, उबलते पानी में डाला, 3 घंटे बाद सुखा लिया। सुखाने के बाद आपने फिर उनके आर्म्स के बीच के गैप को मेजर करा, वो y आ गया। मान के चलो आपने उबाला क्यों था? उबाला इसलिए था क्योंकि किसी भी चीज को जब गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जनाब, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे जल्दी, और जल्दी रिएक्ट करेंगे तो जल्दी फैलेंगे, क्योंकि रिएक्शन का मतलब क्या है? बॉक्स कंपाउंड बनेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, जल्दी फैलेगा, लाइम अपना रिएक्शन दिखाएगा, और अगर फैल गया तो ये जो आर्म्स पहले पास थी अब दूर हो जाएगी ना, होंगे। तो जितना ये इंक्रीज हो रहा है उतना अनसाउंड है। तो यही तो पता कर रहा हूं, दोनों का पहले एक्स था अब वाई है, दोनों का जो डिफरेंस है वो इंक्रीमेंट बता रहे हैं ना, ये अनसाउंडनेस है। क्लियर है ये बात? पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में काम आ सकती है। तो ओपीसी के लिए जनरली 10 mm से ज्यादा ना हो, मैक्सिमम एक्सपेंशन जो है वो 10 mm है। क्लियर है? वही अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेंथ टेस्ट की सीमेंट के, वैसे तो टेस्टिंग अगले में करवा देता हूं, ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा ये। स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ा देता हूं, ब्रिकेट अगले में करा दूंगा। ठीक है। तो स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करो तो देखो, क्यूब टेस्ट के थ्रू हम लोग स्ट्रेंथ चेक करते हैं सीमेंट की। तो जनरली क्या होता है कि आपके पास जो क्यूब होता है उसका साइज होता है 70.6 mm साइड का क्यूब होता है। ठीक है। तो पता होना चाहिए नियरली 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास का सरफेस एरिया होता है उसका। 1:3 का सीमेंट पेस्ट बनाया, 1 पार्ट सीमेंट का 3 पार्ट सैंड के। सीमेंट जनरली 185 ग्राम रहती है, सैंड 555 ग्राम रहती है, और पानी 75 सेंटीमीटर क्यूब रहता है उसके अंदर। पेस्ट बना लिया, मोल्ड में भर दिया, स्क्वायर का मोल्ड बन गया। 24 घंटे के लिए सुखा दिया। 24 घंटे सुखाने के बाद फिर क्यूरिंग करनी होती है, तो सुखाने के बाद डायरेक्टली उसको पानी में डाल दो, जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी 90%, और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ी बातों को ध्यान से सुनना। जब आप सीमेंट का पेस्ट बना रहे थे, क्यूब में भर रहे थे, तो उस टाइम पे वाइब्रेशन करना होता है। तो वाइब्रेशन करने के लिए कितना टाइम? 2 मिनट के लिए वाइब्रेशन करना होता है।
किस रेट के साथ वाइब्रेशन करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेट जो है वो आपका नियरली रहता है 12,000 प्लस माइनस 400 पर मिनट। 1 मिनट में इतनी वाइब्रेशन चाहिए। इस वाइब्रेशन को करने के बाद क्यूब तैयार होता है। क्लियर है? अब इसको हम टेस्ट करते हैं 3 दिन पे, 7 दिन पे और 28 दिन पे। ये 3 क्यूब जो हमने बनाए थे, इसमें 3 क्यूब बनाए जाते हैं। 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन पे टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के लिए यूटीएम या सीटीएम के अंदर लिया जाता है, क्यूब को ऊपर से लोड लगाया जाता है। जो रेट ऑफ लोडिंग होती है वो कितनी होती है? वो होती है 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट। इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। तो जिस लोड पे आपका ये क्यूब फेल हो गया, वो नोट कर लिया। एरिया आपको पता ही है 70.6 बाई 70.6 का एरिया। तो लोड अपॉन एरिया करके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी निकल गई तीनों क्यूब की। तीनों का एवरेज ले लो, एक फाइनल आंसर आपने कह दिया कि आपके सीमेंट की इतनी स्ट्रेंथ होने वाली है। ठीक है, तो जनरली मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। यहाँ पे जो 3 दिन पे आपके सीमेंट की स्ट्रेंथ आती है, ओपीसी की बात कर रहा हूं मैं, 33 वाले की 16 आती है, वही 7 दिन पे 22 आती है और 28 दिन पे 33 आ जाती है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहता है आपके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालने का। क्लियर है मेरी बात? अब आगे की बात को, जो क्वेश्चन आज तक तो देखे नहीं है बट हाँ पूछ सकता है, इंजीनियर है, इसी खुराफाती मैं तो करता रहता हूँ जो मैं अब बताने वाला हूँ। 3 दिन और 28 दिन की स्ट्रेंथ की रेशियो पूछ लेगा, तो निकाल लेना 16/33 करके, नियरली 48% के आसपास आती है। फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 7 दिन और 28 दिन की स्ट्रेंथ कितनी है, तो 22/33 निकाल लेना, 2/3 नियरली 67% के आसपास आती है। या 3 दिन और 7 दिन की पूछ लेगा तो 16/22 कर लेना, जो भी आएगा निकाल लेना। इस तरह की रेशियो अपने आप करना, खुराफाती दिमाग है, होना चाहिए। तो बाय द वे अभी आज के पॉडकास्ट को इतना ही रखता हूँ। अगले पॉडकास्ट में इसी के साथ कंटिन्यू करूंगा, ब्रिकेट टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट से फिर टाइप्स ऑफ द सीमेंट की तरफ तुमको लेकर चलूंगा। कैसा लग रहा है बताना। कोई क्वेरी आ रही है कमेंट में लिखना, मैं तुम्हारी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। और वर्कशीट के बारे में भूल मत जाना, क्योंकि ये मैं लिख के दे रहा हूं, 100% इसी में से आएगा। आने वाले कोई सा एग्जाम दे लेना, एसएससी तक, आरआरबी, यूपी ट्रिपल एससी, राजस्थान, एसएससी, इससे बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ है इसके अंदर। मैं बता रहा हूं तुमको। एक छोटी सी बात और बताना भूल गया था कि इसके अंदर पानी कितना मिलाया जाता है। तो जनरली जो आप लोगों का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर जो पानी मिलाया जाता है वो होता है P/4, नॉर्मल कंसिस्टेंसी बाय 4 प्लस 3.5। इतना परसेंट पानी मिलाया जाता है सीमेंट का वेट का। ठीक है, सो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो। कोई डाउट हो तो मैं बैठा हूं आपकी हेल्प करने के लिए। मटेरियल चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्विज अटेम्प्ट करते रहना, मटेरियल लेते रहना जो वहां पे दे रहा हूं। बाय।